औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है मियोसिस। और मियोसिस का हम एक लेक्चर जो है वो हम कवर कर चुके हैं मियोसिस 1 के बारे में। आज हमने जिसको पढ़ना है वो है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के सबसे पहले हम इंटरफेस को पढ़ना शुरू करते हैं। मियोसिस 2 का जो इंटरफेस होता है उसको हम इंटरफेस 2 लिखते हैं। दिस फेस वेरीज इन लेंथ बट देयर इज़ नो फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग दिस फेस। ये जो फेस है ये लेंथ वाइज वेरी करता है, यानी जो मियोसिस का ये जो फेस है इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती है। जैसे कि हमने मियोसिस 1 में पढ़ा था कि सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, तो उसमें जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन यानी डीएनए जो है वो अपनी जैसी कॉपी बना लेता है। मियोसिस 2 है, इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस एंड इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। मियोसिस 2 के जो स्टेप्स हैं उसमें वो जो है वो यहाँ बताया जा रहा है कि बिल्कुल सेम है जैसे कि माइटोसिस में हुए थे। माइटोसिस में भी जो हमने फेसेस पढ़े थे, जो इवेंट्स पढ़े थे कि प्रोफेस में क्या होता है, मेटाफेस में क्या होता है, एनाफेस में क्या होता है, तो ये सारे फेसेस जो कि हमने माइटोसिस में पढ़े थे सेम बिल्कुल मियोसिस 2 में भी वही सब कुछ जो है वो हम पढ़ेंगे। अगर किसी ने माइटोसिस का टॉपिक याद कर लिया है तो मियोसिस 2 भी वो सेम ही होता है। प्रोफेज 2 को हम पढ़ते हैं। क्रोमैटिन क्वाइल्स अगेन सो क्रोमोसोम्स अपीयर एज थिक फाइबर्स। क्रोमैटिन जो है वो दोबारा से क्वाइल हो जाते हैं अगेन, और उसके बाद क्रोमोसोम्स जो है वो अपीयर होते हैं एज अ थिक फाइबर्स की शक्ल में। स्पिंडल अपरेटस इज ऑर्गेनाइज्ड। स्पिंडल अपरेटस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाते हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब यही होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तहलील होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाता है। न्यूक्लियोलाई भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म गायब हो जाते हैं इस फेज़ के दौरान में। मेटाफेज 2 क्रोमोसोम्स लाइन अप सेपरेटली अराउंड द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल्स। ये जो आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं तो इस जगह पर मैंने आप लोगों को माइटोसिस में बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि ये सारे प्रोसेस क्यों हो रहे हैं कि न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो इन सब के रीजंस होते हैं। एक तो आपको इंटरफेस मियोसिस का माइटोसिस का जब समझाया था उस वक्त सारी चीज़ें बताई थी कि जो सेल डिवीज़न है उस टाइम पर जो है वो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। दूसरा, ऐसी चीज़ें जिनकी सेल डिवीज़न में कोई काम नहीं हो रहा होता है, मतलब वो फंक्शनली इतनी ज़्यादा फंक्शनली नहीं होती हैं इस्तेमाल सेल डिवीज़न के टाइम पर, तो वो वाली चीज़ें जो है वो डिसअपेयर हो जाती हैं। और वो चीज़ें जिनका सेल डिवीज़न में जो है वो काम होता है और वो बहुत ज़्यादा फंक्शन होती हैं, वो चीज़ें जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं सेल के अंदर, और इस तरह से जो है वो सेल को एक स्पेस भी मिल जाती है और ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो कि सेल की डिवीज़न में हेल्प कर रही होती हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों को लगेगा कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में जो है वो मियोसिस 2 का प्रोसेस पढ़ा दिया। बेसिकली माइटोसिस में जो है वो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हुई हैं पहले, तो वही फेसेस चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जनरली जो है वो बता रही हूँ कि यहाँ पर क्रोमैटिन कॉइल्स जो है वो क्रोमोज़ोम थिक हो जाते हैं और क्रोमोज़ोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। स्पिंडल अपरेटस जो है वो रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं, दोबारा ज़ाहिर होना लग जाते हैं और ऑर्गेनाइज्ड करने लग जाते हैं अपने आप को, ताकि वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो सकें। फिर न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद जो मेटाफेज का प्रोसेस आता है, मेटाफेज का जो फेस आता है उसमें क्रोमोसोम्स जो है वो लाइन अप होते हैं सेपरेटली अराउंड द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। वो इक्वेटर पे आकर जो है वो, यानी जो मिड होता है न्यूक्लियस का, वहाँ पर जो आकर अरेंज हो जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं। लाइक माइटोसिस हियर ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड बाय अ फाइबर फ्रॉम बोथ पोल्स। और जिस तरह से हमने माइटोसिस में पढ़ा था, मियोसिस में पढ़ा था, इसी तरह से हर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो अटैच हो जाता है। क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर किससे अटैच हो जाता है? एक पोल से आने वाले फाइबर के साथ और दूसरे पोल से आने वाले फाइबर के साथ दूसरा जो क्रोमेटिड या दूसरा जो क्रोमोसोम होता है उसके साथ अटैच होते हैं। फिर एनाफेज 2 में जो है वो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रोमियर था। इससे पहले हमने जो मियोसिस 1 में पढ़ा वहाँ पर दो अलग अलग सेंट्रोमियर यानी दो अलग अलग क्रोमोसोम्स थे,
उसके बाद जब डॉटर सेल्स में हासिल हुए थे तो वो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स रह गए थे। अब वो सिंगल क्रोमोसोम जो हैं उनके क्रोमैटिड्स अलग होने हैं। तो वो जो सिंगल एक क्रोमोसोम था उसमें सेंट्रोमियर कितने थे, उसमें सेंट्रोमियर एक था। ये आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ है। तो वो एक सेंट्रोमियर फिर जो है वो डिवाइड होता है और क्रोमैटिड्स अलग होते हैं यहाँ एनाफेज 2 में, ठीक है। क्रोमोसोम नहीं अलग होते बल्कि एक सिंगल क्रोमोसोम्स के जो दो अलग क्रोमैटिड्स थे वो सेंट्रोमियर के डिवीजन की वजह से जब स्पिंडल फाइबर्स पुल करते हैं तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। टीलोफेज 2 क्रोमैटिड्स रीच एट देयर पोल्स एंड अनकॉइल, और ये क्रोमैटिड्स जो है वो अपने अपने पोल पर जब पहुंच जाते हैं तो वो अनकॉइल होना शुरू हो जाते हैं। स्पिंडल अपरेटस डिसअपियर हो जाता है क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो गया। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो दोबारा से बनने लग जाता है। आर फॉर्म्ड एंड अराउंड क्रोमैटिन एट ईच पोल, जितने पोल के जो रिस्पेक्टिव पोल होता है जहाँ पर क्रोमैटिन पहुँच गए हैं वहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाता है। और इस तरह से हमें 4 अलग अलग जो है वो डॉटर सेल हासिल हो जाते हैं जिसमें हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मिलते हैं हमें। उसके बाद जब ये कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस पूरा हो जाता है यानी न्यूक्लियस की डिवीजन पूरी हो गई, एक सेल के अंदर अब 2 न्यूक्लियाई अलग अलग बन गए, तो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। क्लीविएज फॉरो इज इन एनिमल सेल्स एंड सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्लांट सेल्स गिव्स 4 डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस के एंड में हमें कितने डॉटर सेल्स हासिल होते हैं, 4 डॉटर सेल्स हासिल होते हैं। ये भी आपसे कंसेप्चुअल पूछा जा सकता है कि मियोसिस का जब एंड होता है यानी मियोसिस 2 का एंड होता है तो उस टाइम पर आपको कितनी क्वांटिटी में डॉटर सेल्स मिलते हैं, मियोसिस 1 में आपको कितने डॉटर सेल्स मिलते हैं। तो मियोसिस 1 जब हमने पढ़ा था तो उसमें जो एक पेरेंट सेल्स था वो 2 में डिवाइड हो रहा था और उसके बाद फिर वही 2 जो डॉटर सेल्स हमें हासिल हुए थे उनकी दोबारा से डिवीजन हुई थी तो उससे हमें 4 डॉटर सेल्स हासिल हो गए थे। तो हम बेसिकली जब हमसे सवाल पूछा जाता है तो हम ये कहते हैं कि 1 से 4 डॉटर सेल्स हासिल हुए क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। All cells formed by meiosis process are haploid as they have half the number of parents chromosomes। जितने भी सेल्स बने हैं मियोसिस के प्रोसेस में वो जो है वो हैप्लॉइड होते हैं यानी उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स क्रोमोसोम्स के। Also they have changed genetic makeup because of crossing over between homologous chromosomes during meiosis 1। और ये जो हमें डॉटर सेल्स हासिल होते हैं ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं पेरेंट सेल्स की, बल्कि इनके अंदर कुछ वेरिएशंस आ चुकी हुई होती हैं क्योंकि प्रोफेज 1 में जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ था उसमें सेगमेंट्स जो है वो क्रोमोसोम्स के एक्सचेंज हो गए थे। तो ये आप लोगों का मियोसिस 2 का प्रोसेस था जिसको हमने जो है वो बहुत डिटेल में स्टडी किया, मियोसिस 1 मियोसिस 2 को। यहाँ पर एक और चीज़ आपको जो है वो डिस्कस की जा रही है कि जर्म सेल्स आर डिप्लॉइड विच undergo meiosis to form haploid gametes। all other diploid cells of body undergo mitosis and are called somatic cells। अब यहाँ हमने ये पहले भी जो है वो डिस्कस किया कि मियोसिस कौन से सेल्स में होता है और माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है, तो ये आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको पहले भी जो है वो जब मियोसिस का स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर बताया था कि मियोसिस जो है वो जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेल्स मौजूद होते हैं वहाँ जो है वो मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो उन सेल्स को जर्म सेल्स कहते हैं। यहाँ वो आपको और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं कि जर्म सेल्स जो है वो डिप्लॉइड होते हैं जिन्होंने मियोसिस के प्रोसेस से गुजरना होता है और वो फिर हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं। और जो डिप्लॉइड सेल्स बाकी के जितने भी डिप्लॉइड सेल्स हैं बॉडी के अंदर उन सब में जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस होता है और उन सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सोमैटिक सेल्स एंड व्हाट आर जर्म सेल्स और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। तो आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप हर तरह के क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत अच्छी तरह से दे सकेंगे। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को पढ़ेंगे, साथ रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में इस यूनिट से लाजमी जो है वो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसके लेक्चर्स को जो है वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत गौर से सुनिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।